अमीर अब्बास साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वो इस तमाम सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं और पाकिस्तान में मेरा और आपका आगे क्या होने जा रहा है, इस बारे में आज हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू जी। नून लीग जो वादे करती है, जो बातें करती है, आजकल वो वफा नहीं हो पाते। और जो मैंने ये तमाम तमहीद बांधी, इसमें आपकी क्या राय है? तो नुसरत, वो वादे क्या जो वफा हो गया? ये सियासतदानों ने कब इफ़ाए अहद किया है या अपने वादों की पासदारी की है? सही। आप पीपल्स पार्टी को देखें, 1967 में भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई। हम्म। अब एक मुख्तसर तारीख आपको इन सब के वादों की याद दिलवा देता हूँ। 1967 में भुट्टो साहब ने पार्टी बनाई और उस वक्त से रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा रही है पीपल्स पार्टी। जिस यस। पार्टी ने 55 साल बाद रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया था, तो आज उस पार्टी को रोटी की जगह पे नान खिलाना चाहिए था लोगों को। हम्म। आज कपड़े की जगह पे मखमल और कम ख्वाब मिलना चाहिए था लोगों को। आज मकान की जगह पे चले कोई फ्रेंच शैटोज ना होते, लेकिन कम से कम एक अच्छा बावकार बाइज्जत लोगों के पास कोई रहन सहन की जगह होती। आप मुस्लिम लीग नून को देख लें, वो 1979 से, अच्छा लोग समझते हैं कि 1981 में नवाज शरीफ आए थे, नहीं, ये गलत है। 1979 में नवाज शरीफ ने एक एडवाइजरी रोल लिया था सबसे पहले। सही। एक प्रोविंशियल प्राइस कमेटी थी, उसमें शामिल हुए थे। फिर 81 में बाकायदा तौर पे मिनिस्टर बन गए। हम्म। उस जमाने से वो लाहौर को पेरिस और गुजरांवाला को न्यूयॉर्क बनाने का नारा लगा रहे हैं। मुजफ्फराबाद से ये लेकर वादा तो और थोड़ा थोड़ा इस्लामाबाद। पूरा हुआ भी था जब उनकी हुकूमत थी, तो लाहौर तो खैर देखने से ताल्लुक रखता था। बाकी शहर अगर निगलेक्ट हुए हैं तो वो अलग बात है। किसी हद तक यानी अगर आप अपने ही पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की बात हम्म। कर लें तो रिलेटिव डेवलपमेंट जिसको कह सकते हैं, रिलेटिव डेवलपमेंट बेहतर होगी। लेकिन बहरहाल 12.5 साल मुसलसल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद लाहौर को पेरिस का आशिया शीट भी नहीं बना सके वो। मुजफ्फराबाद से लेके इस्लामाबाद तक बुलेट ट्रेन बनाने की नवाज शरीफ साहब वादे करते थे। सो ऑन एंड सो ऑन। इसी तरह इमरान खान साहब 96 से रियासत मदीना बनाने की बात करते जी। हैं। और पाकिस्तान को एक फलाई रियासत, और पाकिस्तान को लोग स्कैंडिनेविया को भूल जाएंगे। लेकिन 10 साल तकरीबन 10 तकरीबन लगभग 8.5 साल खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत सिवाय 2-3 सिलेक्टिव अच्छे कामों के अलावा कुछ नहीं कर सके। 3.5 साल यहाँ पे हुकूमत पंजाब और इस्लामाबाद में कुछ नहीं कर सके। सो इन सब के वादे तो ऐसे ही हैं। मेरा ख्याल है, आप ये अगर कहें कि इस वक्त रात के 9:30 बजे में, तो मैं शायद मान लूंगा। हम्म। लेकिन अगर आप इनके वादों की तायीद कहें या इनके वादों की तस्दीक चाहे, तो वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, तो अब जो ये बात कहते हैं कि जी सब मिल बैठेंगे और कोई राह निकालेंगे, ये राह निकल जाएगी और 14 मई या जो भी मई की तारीखें दी जा रही हैं, क्या उस पे इलेक्शंस हो जाएंगे? नहीं, देखिए, ये किसी भी सूरत में जो जो हम्म। पीडीएम है, वो किसी भी सूरत में किसी ऐसे मेज पर नहीं बैठेगी जिस मेज पर बैठने से आपको इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक करना पड़े। पीडीएम किसी भी सूरत में किसी ऐसे रास्ते पर नहीं चलेगी जिस रास्ते का अंजाम या मंजिल इलेक्शन की तारीख हो। वो अच्छा, इलेक्शन चाहते ही नहीं। हाँ, इसका इसका इसके बारे में ये बताइए। ये तो एविडेंट लग रहा है कि जी इलेक्शन नहीं चाहते, गो के एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी जो है वो अंदर खाने अपनी तैयारियां कर रहे हैं। पंजाब में भी किस तरह से पेनिट्रेशन होगी या इलेक्शन के हवाले से उनकी तरफ से ये हैं खबरें कि जी वो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल पीडीएम का मिजाज नहीं है इलेक्शंस का। तो कब तक नहीं होगा? कब तक ऐसे चलेगा? कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की ये बात करते हैं, तो वो कहां तक इनको इजाजत देगा? देखिए, पीपल्स पार्टी वैसे पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हम्म। पीपल्स पार्टी पीडीएम से निकल चुकी थी, वो उसकी अपनी आइडेंटिटी है, पीडीएम में बाकी जमात। हम्म। पीपल्स पार्टी बड़ी स्मार्ट मूव करती है। जी बिल्कुल। वो वो हर तरह का वो तर्ज सियासत इख्तियार करेगी जो टिपिकल थर्ड वर्ल्ड पॉलिटिकल स्टाइल। लेकिन वो जो अपना लिबरल फेस और डेमोक्रेटिक फेस और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वाला फेस है, वो उसको भी कहीं ना कहीं बचा के रखेगी, ताकि वो ये क्लेम करती रहे हमेशा के, लेकिन हम तो बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट पार्टी है। हालांकि ये जो कुछ इस 1 साल में हुआ है, वो इनका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो या इनके डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, वो सब कुछ कहीं गर्क हो गया, वो कहीं नजर नहीं आ रहा।
जो पीडीएम के अंदर बाकी जमातें हैं उन, अच्छा वो बेचारी तो ऐसे ही जलील हो रही है ना। असल तो रूल तो 3 जमातों का है, जेयूआई, पीएमएल-एन और पीपल्स पार्टी। मसलन एमक्यूएम को आप देखें, एमक्यूएम को हम कहते हैं कि जी वो भी पीडीएम का हिस्सा है। एमक्यूएम की अब हालत देखें, मुझे तो इस पर तरस आता है बेचारों। एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमेशा खेल खेलते रहे मिलके, और इन्होंने कभी भी फायदा हासिल नहीं किया। सुकड़ती सुकड़ती ये 2018 में सबने बिल्कुल ही, यानी जी बिल्कुल खत्म हो कहाँ गई। इनके पास इतनी सीट्स होती थी, बिल्कुल खत्म हो गई। अभी इनके साथ हुआ क्या है पिछले 1 साल? गवर्नर बाहर से लाके एक एलियन शख्स को, जो इनके इनके वजूद का हिस्सा ही नहीं था, उसको लाके कराची में बिठा दिया, कामरान टेसोली साहब को। ये कुछ नहीं कर सके क्योंकि जिन्होंने बिठाया था ये उन्हीं के साथ माजी में खेल खेलते रहे। ये इस इत्तेहाद में शामिल हुए। लोकल गवर्नमेंट जो एमक्यूएम की नीश वैल्यू हुआ करती थी, आज एमक्यूएम लोकल गवर्नमेंट से फारिग, बिल्कुल तबाह बर्बाद। दूसरा नुकसान। तीसरा, ये मर्दमशुमारी पर सबसे ज्यादा शोर मचाते थे, जी यानी बिल्कुल। उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर आबादी को कम जाहिर किया जाता है। इनके साथ तीसरा, पहले एक हाथ काटा फिर दूसरा हाथ काटा, अब इनका धड़ ही काट दिया इन्होंने। अच्छा ये तो सब इनको चीजें, क्या मिला? ये अमीर, अब ये सब चीजें जाहिर है जिस तरह से हो रही हैं, अगर आप एक एक पार्टी का जिस तरह आपने यहाँ पर जायचा पेश किया है, उससे तो इंसान मजीद डीमोरलाइज ही होगा, जाहिर है। हम सब ये सब देखते भी रहते हैं और इसको विटनेस भी करते रहते हैं। लेकिन अब ये जब तमाम जमातें बैठेंगी तो इलेक्शन इन्होंने कराना नहीं है, तो ये कराएंगी क्या फिर? ये 26 आज है, कल 27 है, इसी दौरान इन्होंने सारी डिस्कशन करनी है, तो करेंगे क्या फिर ये मिल बैठ के? देखिए, ये इस वक्त नुसरत समझने के लिए जो पाकिस्तान में हो क्या रहा है, आप यूँ समझें कि बल्कि आपके देखने वाले कि एक शतरंज की बिसात बिछी हुई, उस पे 2 लोग खेल रहे हैं। एक अपनी चाल चलेगा, फिर दूसरा सोचेगा, उसकी चाल का तोड़ निकालेगा, फिर वो अपनी चाल चलेगा। ये शतरंज की चालें चली जा रही। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर ढक्कन रखने के लिए कि जी उन्होंने कहा था कि आप 27 को चूंकि हेयरिंग है कल, तो आप 27 तक फैसला करें। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद करने के लिए ये मुज़ाकरात की कुछ पेशरफ्त इन्होंने की। अब ये नहीं जो तो 5 दिन इसका गुजरे, रिजल्ट क्या है अमीर? इसका रिजल्ट क्या है? मैं वही सवाल आपसे दोबारा दोहराना चाहूंगी कि फिर इलेक्शन होंगे कब? सुप्रीम कोर्ट के मुंह बंद कर दिया इस तरह, इलेक्शन कराने का इनका मूड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के गाने गाते हैं लेकिन उसके बावजूद कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने इलेक्शन के हवाले से फॉलो नहीं किया, तो फिर आखिर बीच में आके इसका फैसला करेगा कौन? ये तसादुम की फिजा तो ऐसी कायम रहेगी। देखिए इसका फैसला अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल एक ऐसा मकाम हासिल है जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत के साथ। हम सब सिग्नेटरी है ना, जैसे आप एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है, मैं एक बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हूं, तो मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। इसी तरह हम हर जो शहरी इस मुल्क में पैदा होता है ना, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है रियासत के साथ। उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट या मुआहदा इमरानी। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में हमने तय किया हुआ है कि ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म होगा, ये इस मुल्क का ये पुलिस होगी, मैं इसकी बात मानूंगा, ये इस मुल्क की पार्लियामेंट होगी जो मेरे लिए कानून बनाएगी, मैं इसका कानून मानूंगा, और ये मेरी सुप्रीम कोर्ट होगी जो मेरी आखिरी माई बाप होगी, इससे ऊपर कोई ताकत नहीं, मैं इसका हक फैसला मानूंगा चाहे मेरे खिलाफ ही क्यों ना हो। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर आप उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को उठा के तार तार करके फाड़ के फेंक दें, और अगर फाड़ में जाए नहीं मानते, तो वो तो फिर बेशर्मी की इंतहाई, उसके बाद पर क्या बाकी रह जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास कोई हथियार नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट होता है पब्लिक का। वो पब्लिक ट्रस्ट की कस्टोडियन होती है। वो अपने फैसले, जो उसके पास कुव्वत नाफज़ा नहीं है। रूजवेल्ट जब अमेरिका का सदर था, तो उस वक्त अमेरिकन चीफ जस्टिस थे चार्ल्स एवंस ह्यूज। रूजवेल्ट ने कुछ कवानीन बनाए, तो अमेरिकन चीफ जस्टिस चार्ल्स ह्यूज ने उन कवानीन को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जैसे हमारी अदालतें कर देती हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट गुस्से में, प्रेसिडेंट ने कहा कि तुमने मेरे कवानीन को स्ट्राइक डाउन तो कर दिया, लेकिन प्रेसिडेंट तो मैं हूं ना, अमल दरामद तो मैंने करना है, फिर मैं देखता हूं कि अमल दरामद तुम कैसे करवाओगे। तुम तो ये कर सकते थे, तुमने कर लिया, इससे आगे तुम कैसे करवाओगे? तो चीफ जस्टिस ने बड़ा तारीखी जुमला बोला था, उन्होंने कहा आई हैव गिवन माय वर्डिक्ट, मैं अपना फैसला सुना चुका हूं। नाउ इट्स अप टू द अमेरिकन पीपल टू सी हाउ द वर्डिक्ट इज रिस्पेक्टेड। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अमेरिकी कौम ने देखना है कि इस फैसले की तकरीम, कैसे तौकीर, होती है? इज्जत, वकार कैसे करती है। मेरे पास कोई लाठी डंडा छोटा तो है नहीं कि मैं लेके हाँ तुम्हें हंटर की तरह हाँगू के फैसला मानो। सुप्रीम कोर्ट को या तो सुप्रीम कोर्ट पीछे हट जाए, सरेंडर कर दे,
अगर आप नहीं अपने फैसले को मनवा सकते तो जो भरम है सुप्रीम कोर्ट का सही है। कि ये अब इसके अच्छा, फैसले आपको नहीं लगता है होते कि फिर आखिरी फैसला जो अब होगा वो सुप्रीम कोर्ट ही करा सकती है और कोई नहीं करा सकता? एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नजर आता है आपको? क्योंकि यही कयास आराइयाँ हो रही हैं। अब ये कयास आराई है या हकीकत है या क्या है? लोग तो यही कहते हैं कि जी अब आखिरी फैसला शायद फिर वहां से आएगा और ना चाहते मैंने हुए कहा भी माशाल्लाह, इन्वॉल्वमेंट होगी। मैं कह रहा हूँ तो माशाल्लाह ऐसा वैसा नहीं, मतलब देखे ना, उनके बगैर तो हम चल ही नहीं सकते ना, हमारे तो वो सब कुछ हमारे तो असल में सुप्रीम कोर्ट से भी हमारे लिए तो ज्यादा भारी भरकम एस्टेब्लिशमेंट ही रही है इस मुल्क के अंदर। और अभी भी वो लेकिन बाकायदा तौर पे इस सिस्टम। उन्होंने कहा है ना कि अब हम इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो वो इन्वॉल्व होते हुए नजर उस तरह से नहीं आ रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है आपस में वो किए चले जा रही हैं ये सियासी पार्टियां, लेकिन किसी एक तरफ करवट ऊंट किसी बैठ नहीं रहा है ना। तो क्या बाद में आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी जब नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा अपने तौर से, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट का रोल ही बचेगा? देखिए, एस्टैब्लिशमेंट का रोल कितना है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ना आप सुनने की ताब ला सकेंगी और ना मैं बताने की ताब रखता हूँ। ये हम्म। हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल और भारी भरकम पड़ सकता है। अच्छा। हमारा मसला ये है कि हमारा मसला ये है कि इस मुल्क में आप आज का सच आज बोल नहीं सकते। चलिए, वो सच फिर आप आप बोलेंगे, हम आज नेक्स्ट टाइम उसके बारे में आपसे चीज बात करेंगे। एक चीज सिर्फ मुझे बता दीजिए कि शहबाज शरीफ साहब को ही आप वजीर आजम देख रहे हैं अगले चंद दिनों में, महीनों में? हाँ, ये नहीं, इसमें 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 देखें, बिलावल साहब के ऊपर काम हो रहा है, एक प्रोजेक्ट है कायदा तौर पे। उनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं, सामने नजर आ रही हैं, डॉट्स हम जो कनेक्ट कर रहे हैं। तो बिलावल साहब को किसी अरेंजमेंट के तहत वजीर आजम बनाया जा सकता है, हो सकता है ठीक है। इसी दौर में वजीर आजम बना दिया जाए। शायद शहबाज शरीफ अपनी स्किन बचाने के लिए इनको ले आए, ठीक टाइम है। बाय कर लें इसी तरह से, फिर उनको नोटिस सर्व होगा, फिर अदालत उनको बुलाएगी, फिर वो अदालत के साथ खेल खेलेंगे, यूं इतने में अगस्त तक असमिया बरकरार रहेंगी और बिलावल के ऊपर वजीर आजम का टैग भी लग जाएगा। तो पहले उनकी सब कुछ वालदा ना बताकर भी थी। बहुत कुछ बता दिया है अमीर अब्बास साहब ने। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और देखते हैं कि इसको इस तमाम इंफॉर्मेशन को हम किस तरह डाइजेस्ट करते हैं और आने वाले दिनों में हमारे लिए कौन कौन सी खबरें आती हैं, कौन वजीर आजम रहता है, कौन वजीर आजम आता है, और हमारी किस्मत का क्या फैसला होता है। एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही प्यारी मेहमान की। आप हमारे साथ रहिए।